बहुत समय पहले निरंजनपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उसी गांव में बिरजू नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। बिरजू के परिवार में उसकी बीबी और उसकी बेटी मंजू थी। बिरजू लकड़ियां बेचने का काम करता था। बिरजू की बीबी उसके काम में उसकी मदद कर दिया करती थी। एक दिन बिरजू की पत्नी बिरजू के साथ लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गई। तभी उसे एक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बिच्छू का जहर इतना जहरीला था कि मौके पर ही बिरजू की पत्नी ने अपना दम तोड़ दिया। उठो ना मंजू की माँ, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, उठो। इतना कहकर बिरजू बहुत रोने लगा। मंजू को जब ये बात पता चली तो वो भी फूट फूट कर रोने लगी। जैसे तैसे बिरजू ने मंजू को संभाला, लेकिन फिर भी मंजू को उसकी माँ की बहुत कमी महसूस होती थी। इसलिए बिरजू ने ममता नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। बिरजू की दूसरी पत्नी ममता दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसकी भी एक बेटी थी जिसका नाम काजल था। काजल दिखने में खूबसूरत थी, इसलिए वो हमेशा ममता को बदसूरत कहकर उसका मजाक बनाया करती थी। एक दिन ममता घर में खाना बना रही थी। तभी मंजू किचन में आकर कहती है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। ये सुबह की सूखी रोटी है, इसे ही प्याज के साथ खा लो। माँ वो रोटी सूख गई है, कुछ और खाने को दो ना। घर में यही है, खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ। ऐसा कहकर ममता अपनी बेटी के लिए अच्छे अच्छे पकवान लेकर वहाँ से चली जाती है। ये देख मंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप से सूखी रोटी खाकर अपने कमरे में चली जाती है। ममता मंजू के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार करती थी। उसे मंजू अच्छी नहीं लगती थी। कुछ दिनों के लिए बिरजू काम के सिलसिले से घर से बाहर चला जाता है। ममता मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। पहले ही दिन ममता मंजू से कहती है, मंजू जरा घर में पोछा लगा लेना और पोछा लगाने के बाद बर्तन भी धो लेना। जी माँ। बेटी काजल आओ हम मोबाइल चलाएंगे। ऐसा कहकर ममता काजल के साथ मोबाइल चलाने लगती है। मंजू को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। काम होने के बाद वो अपने कमरे में जा ही रही थी कि तभी ममता उसे कपड़े धोने के लिए कहती है। मंजू चुपचाप से कपड़े धोती है और अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर मंजू बहुत रोने लगती है। माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ये नई माँ अच्छी नहीं है, मुझे प्यार भी नहीं करती, खुद मोबाइल चलाती है और मुझे काम करने को कहती है। ऐसा कहकर मंजू बहुत रोती है और कुछ देर में सो जाती है। शाम को ममता मंजू से कहती है, अरे मंजू की बच्ची शाम हो गई है और तू अभी तक सो रही है। ममता मंजू को बहुत डांटने लगती है। मुझे माफ कर दो माँ, मेरी आँख लग गई थी। घर में इतने काम पड़े हैं, वो कौन करेगा? मंजू उठकर काम करने चली जाती है। ऐसे ही ममता उसे बहुत सारे काम बताकर खुद आराम किया करती थी। एक दिन ममता ने मंजू को जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए कहा। मंजू जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाओ। माँ मैं इसके अलावा कोई भी काम कर लूंगी, आप मुझे लकड़ियाँ काटने के लिए मत कहो। नहीं तुम आज लकड़ियाँ काट कर लाओगी, नहीं तो तुम्हारी बहुत पिटाई होगी, समझी? माँ मुझे लकड़ियाँ काटना नहीं आता। मुझसे बहस मत कर, जा और लकड़ियाँ काट कर ला। मंजू रोने लगती है। माँ मुझे जंगल जाने में डर लगता है, मुझे वहाँ प्लीज मत भेजो, प्लीज माँ। चल अब ड्रामा करके मत दिखा, तेरे जैसी बदसूरत लड़की को क्या ही हो सकता है। ये सुनकर मंजू और ज्यादा रोने लगती है और रोते रोते जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल में पहुंचने के बाद मंजू को जंगल का वातावरण बहुत अच्छा लगता है। वो लकड़ियाँ काटने की कोशिश करती है, लेकिन उससे लकड़ियाँ नहीं कटती। कोशिश करते समय मंजू के हाथों में बहुत चोट लग जाती है। मंजू बैठकर बहुत रोने लगती है। तभी वहाँ पर जंगल की जादूगरनी प्रकट होती है और वो मंजू से कहती है, क्या हुआ लड़की, तुम इतना रो क्यों रही हो? आप कौन हो? मैं इस जंगल की जादूगरनी हूँ, तुम रो क्यों रही हो? मेरी सौतेली माँ मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती और मुझे हमेशा काम करने को कहती है, मैं क्या करूँ? तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक अद्भुत जगह दिखाती हूँ। इसके बाद वो जादूगरनी मंजू को अपने साथ एक जगह लेकर जाती है। वहाँ 3 नदियाँ बह रही थी। पहली नदी का रंग लाल था, दूसरी नदी का पीला और तीसरी का हरा। मंजू नदियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और जादूगरनी से कहती है, ये नदियाँ कितनी सुंदर हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतनी सुंदर जगह भी कोई हो सकती है।
मंजू, ये नदियाँ जादुई हैं। ये लाल नदी तुम्हें पैसा देगी, पीली नदी तुम्हें बहुत सारा सोना देगी और ये हरी नदी तुम्हें खूबसूरती के साथ साथ ज्ञान भी देगी। इन नदियों में कोई नेक दिल का इंसान डुबकी लगाता है तो उन्हें इन नदियों की खासियत के हिसाब से सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। मंजू मन ही मन सोचती है, अगर मैं इस पीली नदी में डुबकी लगाऊंगी तो मुझे बहुत सारा सोना मिलेगा। अगर मैं लाल नदी में डुबकी लगाऊंगी तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा और अगर मैं हरी नदी में डुबकी लगाऊंगी तो मुझे खूबसूरती के साथ साथ ज्ञान भी मिलेगा। मुझे खूबसूरती के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए, इसलिए मैं हरी नदी में डुबकी लगाऊंगी। उसके बाद मंजू हरी नदी में डुबकी लगाती है। डुबकी लगाते ही मंजू दिखने में बहुत खूबसूरत हो जाती है और उसे बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। उसके बाद मंजू थोड़ी बहुत लकड़ियाँ लेकर घर जाती है। मंजू को देख ममता के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो मंजू से कहती है, तुम इतनी खूबसूरत कैसे बन गई? माँ, जंगल में 3 नदी हैं। एक लाल नदी पैसों की, पीली नदी सोने की और हरी नदी ज्ञान और सुंदरता की। मैंने हरी नदी में डुबकी लगाई और मैं खूबसूरत बन गई। ये सारी बातें सुन ममता मन ही मन सोचती है, क्या मूर्ख लड़की है। पैसा और सोना छोड़कर इसने ज्ञान और खूबसूरती चुनी। मैं अपनी बेटी को लेकर वहाँ जाती हूँ और बहुत सारा सोना लेकर आती हूँ। उसके बाद ममता काजल को आवाज देती है और कहती है, काजल चलो मेरे साथ, हम जंगल में जाएंगे। वहाँ 3 अलग अलग जादुई रंगों वाली नदी है। वहाँ से हम ढेर सारा सोना और पैसा लेकर आएंगे। ठीक है माँ, चलो। इसके बाद काजल और ममता जंगल में चले जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वो तीनों जादुई नदी के पास पहुँच जाती हैं। तभी ममता काजल से कहती है, काजल तुम सोने वाली नदी में डुबकी लगाना, मैं पैसे वाली नदी में डुबकी लगाती हूँ, जिससे कि हमें पैसा और सोना दोनों मिल जाएगा। ठीक है माँ। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी डुबकी लगाते हैं। जब दोनों बाहर आते हैं तो दोनों ही बहुत काले और बदसूरत दिखाई देते हैं और उनके हाथ कोई सोना या पैसा भी नहीं लगता। बेटी, तुम इतने काली और बदसूरत कैसे बन गई? माँ, आपका भी रंग कितना काला हो गया है। ये हम दोनों को क्या हो गया है? तभी काजल और ममता के सामने वो जादूगरनी प्रकट हो जाती है और बोलती है, ये तीनों नदियाँ मेरी हैं। यहाँ कोई भी आकर डुबकी नहीं लगा सकता। तुम दोनों के बुरे विचारों के कारण मैंने तुम्हें इतना बदसूरत बनाया है। अब अपने कर्मों का फल भुगतो। जादूगरनी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ करना, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। तभी वहाँ मंजू आ जाती है। मंजू जादूगरनी से कहती है, जादूगरनी आप इन्हें माफ कर दो। इन दोनों को इनकी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत है। इन्हें पहले जैसा बना दो। ठीक है मंजू, मैं इन्हें माफ करती हूँ, लेकिन आज के बाद इन्होंने फिर तुम्हें तकलीफ दी तो ये फिर से बदसूरत बन जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होगा जादूगरनी। जादूगरनी ममता और काजल को पहले जैसा बना देती है। ममता को अपने किए का पछतावा होता है तो वो मंजू से माफी मांगती है। मंजू भी उसे माफ कर देती है। उसके बाद तीनों माँ बेटी घर चले जाते हैं और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। एक बार की बात है, बरेली नाम के गांव में संगीता अपने पति ब्रिजेश के साथ रहती थी। ब्रिजेश एक गरीब किसान था। फसलों को बेचकर उन्हें जो पैसे मिलते थे उसी से उनका गुजारा चलता था। लेकिन ब्रिजेश ने बैंक से बहुत सारा लोन ले रखा था, क्योंकि पिछले साल सूखा पड़ जाने की वजह से उसकी सारी फसल खराब हो गई थी। इस बार भी मौसम कुछ ठीक नहीं था। इस कारण ब्रिजेश टेंशन में अपने घर में बैठा था। तभी संगीता उसके पास आती है और कहती है, सुनिए जी, मैंने आपका खाना लगा दिया है, चलिए खाना खा लीजिए। नहीं भाग्यवान, रहने दो, आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है। लेकिन क्यों जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप टेंशन में लग रहे हैं, कोई बात है तो मुझे बताइए। टेंशन में क्यों ना रहूं भाग्यवान, बैंक से लोन लेकर इस बार फसल उगाई थी। अब मौसम की दशा कुछ ठीक नहीं लग रही है। इस महीने से हमें बैंक की किस्त भरनी है और मुझे डर है कि कहीं हमारा फसल खराब ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा जी, आप चिंता क्यों करते हैं? भगवान सब ठीक कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है भगवान पर। कुछ नहीं करने वाले तुम्हारे भगवान। इतना पूजा पाठ करती हो, व्रत रखती हो, लेकिन फिर भी जीवन में बस दुख ही दुख है। ऐसे मत कहिए, देखिएगा एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम बहुत बड़े किसान बन जाएंगे। इसी तरह समय बीतता रहा और देखते देखते 3 महीने बीत गए।
इन 3 महीनों में ब्रिजेश ने बैंक में एक किस्त भी जमा नहीं करवाई। उसने सोचा कि जब उसकी फसल तैयार हो जाएगी तो वो उन्हें बेचकर पेनल्टी के 7 किस्त जमा करा देगा, पर ऐसा हुआ नहीं। फसल की कटाई नजदीक ही थी कि तभी बिन मौसम बरसात होने लगी और ये बिन मौसम बरसात ब्रिजेश के साथ कई गरीब किसानों को बर्बाद कर गई। ब्रिजेश और संगीता दोनों रोने लगते हैं। हाय राम, हम तो बर्बाद हो गए। अब तो बैंक वाले हमारे खेत को नहीं छोड़ेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है संगीता, क्योंकि अगर बैंक वाले हमारे ये खेत ले गए फिर हमारे कमाने खाने का एकमात्र सहारा हमसे छीन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? ब्रिजेश इसी टेंशन में था। अगले दिन उनके घर बैंक की मैनेजर आती है और कहती है, ब्रिजेश, आपने 3 महीने से लोन की एक भी किस्त नहीं भरी है। पैसे समय पर ना देने की वजह से आपकी पेनल्टी बहुत ज्यादा लग जाएगी। मैं आपको आगाह करने आई हूँ कि कहीं आप अपने खेत के साथ साथ अपना घर भी ना गवा बैठें। ऐसा मत कहिए मैडम, एक किसान से उसका खेत छीन लोगे तो वो क्या करेगा, कैसे कमाएगा खाएगा? ऐसे तो हम बेघर हो जाएंगे। देखिए, हमें आपको बेघर करने का कोई शौक नहीं है। हम लोगों की भी मजबूरी है, मुझे भी आगे जवाब देना पड़ता है। अगर आपके पास लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप अपने खेत के और घर के कागजात हमें दे दो, और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं, तो लोन और उसकी पेनल्टी चुकाकर अपने घर और खेत के कागजात वापस ले लेना। ना चाहते हुए भी ब्रिजेश को अपने खेत और घर के कागजात बैंक मैनेजर को देने पड़ते हैं। ये सब देखकर संगीता रोने लगती है। हम तो बर्बाद हो गए जी। मैंने आज तक नहीं सुना और ना देखा कि किसान होकर किसी के पास खेत ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो, कुछ न कुछ हल तो जरूर निकलेगा। बैंक मैनेजर ब्रिजेश और संगीता के घर में ताला मार देती है और दोनों बेघर हो जाते हैं। वो दोनों अपने कई रिश्तेदारों के पास जाते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता, बल्कि कोई उन्हें एक दिन रखने को भी तैयार नहीं होता। मुसीबत में ही अपने लोगों का पता चलता है। किसी ने हमारी मदद नहीं की, लेकिन देखिएगा, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। रहने दो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, भगवान के भरोसे मत रहो। वो बहुत निर्दयी हैं। वो हम जैसे गरीब लोगों की मदद नहीं करते, वो केवल अमीर लोगों की मदद करना पसंद करते हैं। इस बार संगीता ब्रिजेश को कोई जवाब नहीं दे पाई। वो दोनों चलने लगे। चलते चलते वो दोनों जंगल तक पहुंच गए। चलते चलते संगीता के पैरों में छाले पड़ गए थे। सुनिए जी, मैं और नहीं चल सकती। चलते चलते मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं और बहुत प्यास भी लग रही है। आप मुझे थोड़ा पानी पिला दीजिए। यहाँ आसपास तो कोई तालाब या नदी नहीं दिख रही। तुम एक काम करो, इस पेड़ के सहारे बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कहीं से पानी ढूंढ कर लाता हूँ। ब्रिजेश संगीता को पेड़ के सहारे बिठाकर पानी ढूंढने चला जाता है। काफी देर हो जाती है, लेकिन ब्रिजेश वापस नहीं लौटा था। संगीता को उसकी चिंता हो रही थी, पर वो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसके छाले बहुत दर्द कर रहे थे। वो रोने लगती है। हे भगवान, आज तक मैंने तेरी कितनी पूजा की है, उसके बदले तुझसे कुछ नहीं मांगा। मेरे पास जो कुछ भी था तूने वो सब कुछ छीन लिया, और कितने दुख दिखाएगा तू मुझे। ना जाने मेरे पति कहाँ रह गए, पता नहीं वो कहाँ है, किस हालत में है। मैं क्या करूं? मैं चल भी नहीं पा रही हूँ जो उनको ढूंढने जाऊं। संगीता खूब रोती है। तभी वहाँ पर रोशनी होती है और एक दिव्य शक्ति औरत के रूप में प्रकट लेती है। वो औरत संगीता के पास जाकर कहती है, क्या हुआ बहन, तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। संगीता उस औरत को सारी बात बताती है। इतना सब कुछ होने के बाद मेरे पति ही मेरा एकमात्र सहारा है। वो पानी लेने गए थे, लेकिन पिछले 2 घंटे से वापस नहीं लौटे हैं। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। तभी वो औरत संगीता के पैरों को छूती है। उसके ऐसा करते ही संगीता के पैरों के छाले बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये सब देख संगीता बहुत हैरान हो जाती है। ये तुमने कैसे किया? तुमने जैसे ही मेरे पैरों को छुआ, मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए। ये सब हुआ कैसे? वो औरत मुस्कुराने लगती है
और एक देवी माँ का रूप ले लेती है। साक्षात देवी माँ को अपने सामने देखकर संगीता के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है, देवी माँ, आपने मुझे दर्शन दिए। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे खुद आपने दर्शन दिए। मेरी मदद करो माँ, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। तुम चिंता मत करो संगीता, मैं यहाँ तुम्हारी मदद ही करने आई हूँ। तुम्हारे पति को कुछ नहीं हुआ है। वो तुम्हारे लिए पानी ढूंढते ढूंढते बहुत दूर चला गया था, इसलिए उसे आने में समय लग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ, मैं तो डर ही गई थी। तुम्हें और तुम्हारे पति को मुझसे बहुत शिकायत थी ना। देखो संगीता, हर व्यक्ति को उतना ही मिलता है जितना उसके भाग्य में होता है। तुम्हारे भाग्य में अब तक दुख था, इसलिए तुम दुख भोग रही थी। अब तुम्हारे और तुम्हारे पति के भाग्य में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। कहाँ खुशियाँ हैं माँ? घर नहीं है, खेत नहीं है, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, खाने का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे में हम कितने दिनों तक जीवित रह पाएंगे? जंगल में कुछ दिन फल खा लेंगे, लेकिन यहाँ पर खतरा भी तो बहुत है ना। मैं समझ गई संगीता, तुम चिंता क्यों करती हो। मैं यहाँ तुम्हारी समस्या का निवारण लेकर ही तो आई हूँ। ये लो, ये एक जादुई सोने की लिपस्टिक है। ये लिपस्टिक तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर देगी। मैं कुछ समझी नहीं, एक लिपस्टिक मेरी समस्या को कैसे खत्म कर सकती है? क्योंकि ये मैंने तुम्हें दी है। इस लिपस्टिक से तुम जो चीजें मांगोगी तुम्हें मिल जाएगी, सिवाय पैसे और धन दौलत के। पैसे और धन दौलत के लिए तुम्हें और तुम्हारे पति को मेहनत ही करनी पड़ेगी। मेहनत करने से हम पीछे नहीं हटते हैं माँ, लेकिन मेहनत करने के लिए कुछ होना तो चाहिए। एक किसान खेती करता है, अगर उसके पास खेती नहीं है तो वो कैसे मेहनत करेगा? मैंने कहा ना कि इस जादुई लिपस्टिक से तुम कुछ भी मांग सकती हो, सिवाय धन दौलत के। तो अब ये तुम्हें और तुम्हारे पति को सोचना होगा कि तुम इसका सही उपयोग कैसे करोगी। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से लुप्त हो जाती हैं। संगीता जादुई सोने की लिपस्टिक हाथ में उठा लेती है और कहती है, हे जादुई सोने की लिपस्टिक, मेरे पति को जल्दी मेरे पास भेज दो। मुझे उनकी सच में बहुत चिंता हो रही है। संगीता इतना कहती ही है कि वो देखती है कि उसका पति सामने से हाथ में पानी का गिलास लिए चला आ रहा है। वो आकर कहता है, ये लो संगीता, पानी पी लो। यहाँ आसपास कहीं नदी थी ही नहीं, तो मुझे पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ा। ये क्या, तुम्हारे पैर तो बिल्कुल ठीक हो गए, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? रुकिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देती हूँ। संगीता ब्रिजेश को सारी बात बताती है, लेकिन ब्रिजेश को संगीता की बातों पर विश्वास ही नहीं होता। वो कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? भगवान कभी किसी को नजर नहीं आते, और तुम कह रही हो कि भगवान ने आकर तुम्हें जादुई सोने की लिपस्टिक दी है? मैं सच कह रही हूँ जी। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं इस लिपस्टिक से आपको जादू करके दिखाती हूँ। हे जादुई सोने की लिपस्टिक, मेरे और मेरे पति के खाने के लिए यहाँ पर खाना प्रकट कर दो। संगीता के ऐसा कहते ही वहाँ पर स्वादिष्ट स्वादिष्ट ढेरों व्यंजन प्रकट हो जाते हैं। ये सब देख ब्रिजेश को बहुत हैरानी होती है और उसको संगीता की सारी बात पर भरोसा हो जाता है। पहले तो वो लोग भरपेट खाना खा लेते हैं, फिर ब्रिजेश कहता है, हम इस जादुई सोने की लिपस्टिक से धन दौलत नहीं मांग सकते, लेकिन हम अपना घर और अपना खेत तो मांग ही सकते हैं। हाँ, पर कैसे? हे जादुई सोने की लिपस्टिक, हमें तुमसे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, बस किसी तरह हमारा घर और हमारे खेत के कागजात हमें वापस करवा दो। ब्रिजेश ऐसा कहता है, परंतु कुछ नहीं होता। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखकर उदास हो जाते हैं और फिर वापस अपने गांव को लौट आते हैं। तभी उन्हें दोबारा से वो बैंक मैनेजर मिलती है और कहती है, आप लोग कहाँ थे? मैं आपको ही ढूंढ रही थी। एक्चुअली मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे थोड़ी गलती हो गई। मुझे इस गांव के दूसरे ब्रिजेश के घर जाना था और मैं आपके घर चली गई। मैं आपसे दिल से माफी मांगती हूँ। आपके पास अभी 6 महीने का समय और है। आप 6 महीने में अपना लोन भर सकते हैं। ये रहे आपके घर और खेत के कागजात। अब मैं चलती हूँ। अपने घर और खेत के कागजात पाकर ब्रिजेश और संगीता बहुत खुश होते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये सब जादुई सोने की लिपस्टिक का ही कमाल है। वो दोनों खुशी खुशी अपने घर जाते हैं।
फिर ब्रिजेश कहता है, संगीता, हमें 6 महीने के अंदर अंदर बैंक के लोन जमा करवाने ही पड़ेंगे। इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम एक काम करते हैं, जादुई लिपस्टिक की मदद से कुछ बीज मांग लेते हैं और उसे अपने खेत में बो देंगे। 6 महीने में कोई सी भी फसल तैयार हो जाएगी और उस फसल को बेचकर फिर हम बैंक के सारे लोन जमा करवा देंगे। आपका विचार बिल्कुल सही है जी, हम ऐसा ही करेंगे। वो दोनों जादुई सोने की लिपस्टिक से कुछ बीज मांगते हैं और दोनों मिलकर अपने खेत में उन बीजों को बो देते हैं। कुछ दिनों बाद उनके खेत में नए प्रकार के पौधे उगते हैं, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी हैरान थे। अजी, ये कौन से पौधे उग रहे हैं? आपने कौन से बीज बो दिए? पता नहीं संगीता, मैंने तो धान के बीज मांगे थे, पर ये पौधा तो धान के बिल्कुल नहीं लग रहे। दोनों पति पत्नी परेशान हो जाते हैं और घर चले जाते हैं। अगले दिन जब वो अपने खेत पर आते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन पौधों पर सोने की ढेर सारी लिपस्टिक लगी हुई थी, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी के होश उड़ जाते हैं। ये सब जरूर माता रानी का आशीर्वाद है जी। अब तो आप भी भगवान को मान लीजिए, वो सबकी मदद करते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो भाग्यवान। चलो आज घर चलकर दोनों साथ में पूजा करते हैं। संगीता और ब्रिजेश साथ में घर जाकर पूजा करते हैं। उसके बाद माता रानी का धन्यवाद करके वापस खेत में आकर सारी फसल काट लेते हैं और सभी सोने की लिपस्टिक को शहर में जाकर बेच देते हैं और बैंक का सारा लोन एक ही बार में चुका देते हैं। इस तरह अपनी मेहनत और सूझबूझ से जादुई सोने की लिपस्टिक का इस्तेमाल करके वो दोनों पति पत्नी अपनी मुश्किलें खत्म कर लेते हैं और अब अपनी जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। चांदीपुर नामक गांव में अर्चना और खुशबू नाम की 2 बहनें अपनी माँ के साथ रहती थी। अर्चना को माँ ज्यादा पसंद करती थी, क्योंकि अर्चना पढ़ाई में अच्छी थी और उसे पढ़ना लिखना पसंद था। वहीं खुशबू का मन उतना पढ़ाई में नहीं लगता था, जिस वजह से उनकी माँ खुशबू से घर का काम करवाती थी और अर्चना को एक काम भी नहीं बोलती थी। एक दिन, खुशबू, सुबह के 6 बज गए हैं, जल्दी से उठ जा और पूरे घर में झाड़ू लगा दे। क्या माँ, सोने दो ना, कल भी मैंने ही झाड़ू लगाई थी, आज अर्चना को बोल दो। अरे अर्चना ने पूरी रात पढ़ाई की है, उसे आराम की जरूरत है। अब जल्दी से उठ जा और झाड़ू लगा दे, वरना पिटाई लगाऊंगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी भिखारिन आती है। कोई है अंदर? कोई मुझ भिखारिन को थोड़े से अनाज दे दो, गरीब की दुआ लगेगी। तुम्हारी वजह से इस गरीब के घर में चूल्हा जल जाएगा, दान करो। खुशबू किचन में चाय बना रही थी। वो बूढ़ी अम्मा की आवाज सुनकर अर्चना से कहती है, अर्चना, मैं चाय बना रही हूँ, क्या तुम बूढ़ी अम्मा को आटा दे आओगी? अरे तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं पढ़ाई करने में बिजी हूँ? मुझे डिस्टर्ब मत कर। आखिर में खुशबू ही चाय को उबलता हुआ छोड़कर बूढ़ी अम्मा के लिए आटा लेकर जाती है। जब तक खुशबू बूढ़ी अम्मा को आटा देने जाती है, तब तक बूढ़ी अम्मा थोड़ा आगे निकल जाती है। अरे रुकिए अम्मा, मैं आपके लिए आटा लेकर आ रही हूँ। खुशबू बूढ़ी अम्मा को आटा देने के लिए घर से थोड़ा आगे निकल जाती है। माफ करना अम्मा, आज थोड़ा देर हो गया, ये लीजिए आटा। कोई बात नहीं बिटिया, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो घर से चलकर यहाँ तक मुझे आटा देने नहीं आता। खुश रहो बेटी। बूढ़ी अम्मा खुशबू को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। खुशबू जब तक घर को लौटी तब तक चाय उबलकर गिर चुका था। जब खुशबू की माँ बाजार से घर लौटी तो देखा कि सारा चाय किचन में गिरा हुआ है। ये देखकर गुस्से से उसकी माँ खुशबू को डांटते हुए कहती है, खुशबू, क्या तुझे पता नहीं है क्या कि हमारे घर के हालात क्या है? उसके बावजूद भी तू दूध, चीनी, चाय पत्ती बर्बाद कर रही है। अरे क्या फ्री का आता है ये सब लाने के लिए कमाना पड़ता है, पर तुझे कौन समझाए? माँ, मुझे माफ करना, मैं बूढ़ी अम्मा को आटा देने गई थी। अर्चना तो यहीं बैठी थी, ये भी तो चाय देख सकती थी ना। चुप हो जा, मैं तेरी तरह मस्ती नहीं करती हूँ, मैं अपना पढ़ाई कर रही थी।
खुशबू, चाय गिराने की तुझे सजा मिलेगी। 3 दिन तक तू घर का सारा काम करेगी और तुझे खाने के लिए सिर्फ एक टाइम दिया जाएगा। खुशबू बहुत दुखी हो जाती है। 3 दिन तक बेचारी खुशबू को अकेले घर का सारा काम करना पड़ा और उसे खाने के लिए भी सिर्फ एक टाइम दिया गया। खुशबू की ये हालत देखकर अर्चना बहुत खुश होती है और उसे चिढ़ाती है। कैसे लग रहा है काम करके? जरा अच्छे से काम कर, तू इसी लायक है, गवार कहीं की। खुशबू को अर्चना पर बहुत गुस्सा आता है। जब रात में अर्चना सो रही होती है तो खुशबू रात में अर्चना के कमरे में घुसकर उसके चेहरे पर केमिकल वाला क्रीम लगा देती है। जब अगली सुबह अर्चना उठती है तो उसके चेहरे पर बहुत ही मोटे मोटे दाने उग आते हैं और उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो जाता है। अपना ऐसा हुलिया देखकर अर्चना रोने लगती है। अर्चना को रोता हुआ देखकर उनकी माँ और खुशबू उसके कमरे में पहुँचती है। क्या हुआ बेटी? माँ देखो ना, इस खुशबू की बच्ची ने क्या किया? इसने मेरा पूरा चेहरा खराब कर दिया। माँ को बहुत गुस्सा आया। उसने खुशबू को गांव में दादी के पास भेजने का फैसला कर लिया। तुझे यहाँ पर रखकर मैं अपने सर का बोझ नहीं बढ़ाऊंगी। अब तेरा बहुत हो गया। आज शाम को ही तुझे गांव छोड़कर आती हूँ। माँ शाम की ट्रेन से खुशबू को गांव छोड़ आई। अब खुशबू की परवरिश गांव में होने लगी। गांव में खुशबू को अच्छी शिक्षा भी नहीं मिल पाई। वहीं शहर में रहकर अर्चना पढ़ती रही और पढ़ लिख कर एक अच्छी सरकारी जॉब पाली। गांव में खुशबू के दादा दादी खुशबू को बहुत प्यार करते थे, लेकिन बीतते वक्त के साथ उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद खुशबू के चाचा चाची ने खुशबू को घर से निकाल दिया। अब हम तेरा खर्चा नहीं उठा सकते। आखिर कब तक पालेंगे हम तुझे? हमारे भी तो अपने बच्चे हैं, हमें उनको भी देखना है। इसलिए अब तुम अपने घर चली जाओ। खुशबू उदास मन से अपना सारा सामान पैक करके ट्रेन पकड़कर शहर अपने घर पहुंच गई। खुशबू जब घर पहुंची तो उसे पता लगा कि उसकी माँ भी मर चुकी है और अर्चना ने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली है। खुशबू को घर में देखकर अर्चना अपने पति के साथ कमरे से बाहर निकलती है और बोलती है, अरे खुशबू, तो यहाँ क्या कर रही है? तू गाँव से वापस क्यों आ गई? अब तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। अर्चना, दादा दादी के निधन के बाद चाचा चाची ने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे रहने के लिए कहीं तो जगह चाहिए ना, इसलिए मैं यहाँ आ गई। नहीं तो मैं कहाँ जाती? आखिर ये घर मेरा भी है। चुप कर माँ, ये मकान मेरे नाम कर गई है और वैसे भी ये घर बहुत छोटा है, यहाँ जगह नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम अर्चना? घर कितना बड़ा है और इस घर में कितने सारे कमरे हैं। हाँ तो कल को मेरे बच्चे होंगे, वो कहाँ रहेंगे? हमारा परिवार ही इस घर में मुश्किल से रह पाएगा। इसलिए बहन, तू अपना ठिकाना कहीं और खोज ले। अब खुशबू बेचारी अपना सामान लेकर दर दर भटकने लगी। खुशबू ने बहुत सारे रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी खुशबू को अपने घर ज्यादा दिन नहीं रखा। खुशबू बिटिया, अब बहुत दिन हो गए। अब हम तुम्हें अपने घर में नहीं रख पाएंगे। अब तुम जाओ यहाँ से। खुशबू एक पार्क में आकर बैठकर रोने लगती है। तभी उसे वो बुढ़िया दिखाई दी जिसे वो आटा दिया करती थी। उसे देखकर खुशबू उस बूढ़ी अम्मा के पास जाती है और कहती है, अम्मा, क्या आप अब तक जिंदा हैं? हाँ बिटिया, ईश्वर की कृपा से मैंने लंबी उम्र पाई है। तुम ये बताओ, तुम इस तरह पार्क में क्यों बैठी हो और उदास क्यों हो? खुशबू ने अपनी सारी परेशानी उस बूढ़ी अम्मा को बताई। खुशबू की परेशानी सुनकर वो बूढ़ी अम्मा कहती है, तुम मेरे साथ आओ। बूढ़ी अम्मा खुशबू को एक जंगल में लेकर गई। वहाँ एक विशाल सेब का पेड़ था जिसमें बहुत सारे लाल लाल सेब उगे हुए थे। उस पेड़ से एक लाल सेब तोड़कर बूढ़ी अम्मा ने खुशबू को दिया और कहा, ये लो बिटिया, इसे कोई साधारण सेब मत समझना, ये जादुई सेब है। इस जादुई सेब को तुम मनचाहा रूप दे सकती हो। इस सेब को तुम जो भी रूप दोगी, 24 घंटे बाद ये सेब अपने असली रूप में आ जाएगा।
आपका शुक्रिया अम्मा, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है तो मैं इस सेब को एक घर का रूप दूंगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है बेटी, तुम इसे कौन सा रूप देना चाहोगी। अब मैं चलती हूँ। बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। खुशबू उस सेब को जमीन पर रखकर कहती है, हे जादुई सेब, तुम एक छोटा सा घर में बदल जाओ। खुशबू के इतना कहते ही वो सेब एक छोटा सा सुंदर घर में बदल गया। अब खुशबू के पास रहने के लिए घर था। खाने के लिए खुशबू सब्जी व फल जंगल से तोड़ लाया करती थी। 24 घंटे बाद जब वो सेब घर से अपने असली रूप में आ जाता तो खुशबू उसे दोबारा एक घर में बदलने का आदेश देती थी। अब ऐसे ही खुशबू गुजारा करने लगी। धीरे धीरे ये बात अर्चना के कानों तक पहुंची कि खुशबू के पास एक जादुई सेब है जिसे वो मनचाहा रूप दे सकती है और वो उस सेब से एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है। मैं पढ़ी लिखी सरकारी नौकर होते हुए भी इतने छोटे से घर में रहती हूँ और वो खुशबू अनपढ़ गवार होकर भी ठाठ से जादुई घर में रह रही है। अर्चना कुछ प्लान करके अपने सालगिरह की दावत देने खुशबू के घर गई। मेरी बहन, मैं माफी चाहती हूँ। उस दिन मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही भला बुरा कह दिया था। अब मुझे एहसास हो गया है कि अपने तो अपने ही होते हैं। मेरा सालगिरह आने वाला है और मैं अपने सालगिरह के दावत में तुम्हें बुलाना चाहती हूँ। तुम जरूर आना। ठीक है बहन, तुम इतने प्यार से मुझे बुला रही हो तो मैं जरूर आऊंगी। खुशबू सालगिरह वाले दिन अपना जादुई सेब लेकर अर्चना के घर पहुंची। केक कटने और पार्टी होने के बाद खुशबू अर्चना से कहती है, बहन अब मैं चलती हूँ। अरे खुशबू, बाहर रात बहुत हो गई है, आज तुम यहीं रुक जाओ, कल चली जाना। अर्चना के जिद करने पर खुशबू वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाती है। वो रात को एक कमरे में सो जाती है और अपने बगल में ही जादुई सेब को रख देती है। खुशबू के सो जाने के बाद अर्चना ने अपने पति से कहा, सही मौका आ गया है, अब आप जल्दी से इस सेब को यहाँ से उठा लो और खा लो। अर्चना का पति सेब को काटकर खा गया। जब सुबह खुशबू सोकर उठी तो उसे अपना सेब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। खुशबू परेशान हो जाती है और अर्चना से कहती है, अर्चना, क्या तुमने कहीं मेरा सेब देखा है? मैंने यहीं रखा था। नहीं, मुझे नहीं पता तुम्हारा सेब, मैंने तो नहीं देखा। ऐसा कहकर अर्चना वहाँ से नहाने जाती है। खुशबू बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, जादुई सेब, तुम जहाँ कहीं भी हो एक बड़े से सेब में बदल जाओ। खुशबू ने ऐसा इसलिए कहा कि जब वो सेब बड़ा हो जाएगा तो उसे आसानी से वो सेब जहाँ भी होगा दिख जाएगा। खुशबू के इतना बोलते ही अचानक अर्चना के पति का पेट फूलने लगा क्योंकि सेब तो उसके पति के पेट में था। अर्चना, जल्दी यहाँ आओ, मेरा पेट फूलकर फटा जा रहा है। अरे अरे जी, ये क्या हो रहा है? अरे कोई मेरे पति को बचाओ, ये इन्हें क्या हो रहा है? अर्चना अपने पति की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। खुशबू उनके कमरे में आती है और कहती है, क्या आपने मेरा सेब खाया था? हाँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा सेब खाया था। मुझे माफ कर दो और मुझे ठीक करो, वरना मेरा पेट फट जाएगा। पहले वादा करो कि कभी भी भविष्य में तुम दोनों मेरे सेब कभी चुराने की कोशिश नहीं करोगे। हम वादा करते हैं खुशबू कि हम तुम्हारा सेब चुराने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। प्लीज मेरे पति को ठीक कर दो। हे जादुई सेब, अपने असली रूप में आ जाओ। खुशबू के इतना कहते ही वो सेब पहले जैसा हो जाता है। खुशबू कहती है, मैंने तुम पर भरोसा किया लेकिन तुम मेरे भरोसे के लायक नहीं निकली। अब मैं तुम लोगों से कभी नहीं मिलूंगी। इतना बोलकर खुशबू उनके घर से निकल जाती है और दोबारा बूढ़ी अम्मा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताती है। बूढ़ी अम्मा दोबारा से खुशबू को जादुई सेब देती है। उस दिन के बाद से खुशबू जादुई सेब की मदद से अपना जीवन सुखमय पूर्वक बिताने लगती है। काली बहू। माधव ने शहर में कामयाबी हासिल कर ली थी, इसलिए अब वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी सोनिया के साथ शहर में रहता था। शहर में माधव का बहुत नाम भी था। सोनिया की शादी की उम्र हो चली थी, लेकिन हमेशा लोग उसके सांवले रंग को देखकर उसे शादी करने के लिए मना कर देते थे। माधव ने बहुत सारे पैसों का लोभ देकर कार्तिक से अपनी बेटी सोनिया की शादी तय कर दी थी, लेकिन कार्तिक को सोनिया बिल्कुल पसंद नहीं थी। माँ, आपने सिर्फ कुछ पैसों के लिए पूरी जिंदगी भर के लिए मेरे पल्ले वो काली कलूटी बांध दी।
अरे बेटा, हमने ये घर लोन लेकर खरीदा था, तुझे याद है ना? और वो लोन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वो शादी कर उस घर में आएगी तो कुछ पैसा तो लाएगी। माँ, लोन तो मैं नौकरी कर करके भी पूरा कर सकता था ना। अब मुझसे बहस मत कर बेटा, तू भी जानता है कि तेरी तनख्वाह इतनी भी ज्यादा नहीं है जो तू इस महीने पूरा लोन चुका सके। सोनिया अच्छे से जानती थी कि उसके रंग की वजह से कोई उसे पसंद नहीं करता, इसलिए वो कार्तिक से मिलना चाहती थी। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। कार्तिक बस उसे देखकर अपनी किस्मत पर दुख जाहिर कर रहा था। दोनों बहुत देर तक शांत बैठे रहे। थोड़ी देर बाद वेटर खाना लेकर आ जाता है। कार्तिक जी, आप कुछ खाइए। आपने मुझे मिलने बुलाया, कोई खास वजह? हाँ, अगले ही हफ्ते हमारी शादी होने वाली है और हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। मैंने सोचा एक बार मिल लेना सही रहेगा। हाँ, सही सोचा आपने। वो दोनों एक दूसरे से बात करते करते घुल मिल जाते हैं। 1 घंटे बात करने के बाद, कार्तिक जी, मैं सीधा ही आपसे पूछ लेती हूँ, मैं कुछ खास सुंदर तो नहीं हूँ और इसलिए कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं काली हूँ। अगर आप मुझसे किसी और वजह से शादी कर रहे हैं तो मुझे पहले ही बता दीजिए, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे शादी करने के बाद आपको पूरी जिंदगी पछतावा रहे। कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो? सोनिया की बिना हिचकिचाहट के अपने मन की बात बोल देने के अंदाज पर कार्तिक फिदा हो गया और उसके काले रंग और कपट को अपने मन में बसा लिया। तुमसे मिलने के बाद तो मेरी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। मुझे तुम बहुत पसंद हो। और 1 हफ्ते बाद दोनों की शादी हो जाती है। कार्तिक तो सोनिया को अपना चुका था, लेकिन कोकिला अपनी बहू को हर काम में ऐसे जताती थी जैसे मानो काला होना सोनिया का बहुत बड़ा जुर्म हो। ओ मेरी कल्लो बहू, तुझे नहीं पता कि मेरी दवाइयों का समय हो रहा है? मुझे पता है माँ जी, और इसलिए मैंने दवाइयाँ आपके कमरे में पहले ही रख दी थी। कमरे में रख दी थी? कमरे में रख दी थी का क्या मतलब? खाना बन गया क्या? जी माँ जी, आप बैठिए, मैं अभी परोस देती हूँ। अब मुझे खाना नहीं खाना, अब जल्दी से जाकर बाथरूम में रखे कपड़े धो, समझी? दोपहर होने से पहले सब धुल जाना चाहिए। सास अच्छे से जानती थी कि बाथरूम में बहुत ही मैले और बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं और दोपहर तक सारे कपड़े का धोना नामुमकिन है। लेकिन सोनिया बहुत ही मेहनती लड़की थी। बेशक वो हमेशा से अमीरी में पली बढ़ी, लेकिन फिर भी वो बहुत काम करती थी और किसी से कोई शिकायत भी नहीं करती थी। वो दोपहर तक सारे पर्दे, बेडशीट और हर एक छोटी चीज को भी धो देती है। दोपहर हो जाने के बाद, और कल्लो कमली, कपड़े धुले या नहीं? और दोपहर का खाना तो तूने बनाया नहीं होगा। नहीं माँ जी, खाना भी तैयार है, मैंने कपड़ों को भी भिगो कर रख दिया और तब तक मैंने खाना बना लिया। सास मन ही मन कहती है, हाँ है तो आखिर काम की। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कोकिला से मिलने उसकी एक सहेली आती है। कहो शारदा, कैसे आना हुआ आज? क्या कोकिला, एक ही मोहल्ले में रहते हैं और तुमने बेटी की शादी की खबर भी नहीं दी। चोरी चुपके बेटी की शादी कर दी और अब बहू को भी छुपा रखा है। ऐसी बात नहीं है, बहू अभी बाजार गई है, 4 घंटे बाद आएगी। कोई बात नहीं, 4 घंटे तक मैं इंतजार करूंगी, लेकिन आज बहू को देख कर ही जाऊंगी। कोकिला धीरे से अपनी बहू के कमरे में जाकर उसे बाहर आने को मना कर देती है। वहीं शारदा को बैठे बैठे भी पूरे 3 घंटे बीत चुके थे। चल कोकिला, अब मैं चलती हूँ। बैठे बैठे पूरे 3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन तेरी बहू तो अभी तक बाजार से नहीं आई। लेकिन फिर आऊंगी मोहल्ले की 4 औरतों के साथ और बहू के हाथ का खाना खा कर ही जाऊंगी। चलो, अभी तो इससे पीछा छूटा। इस महीने राहुल को बहुत कम तनख्वाह मिली थी। माँ, इस बार इतनी तनख्वाह बनी है मेरी, मालिक से भी लड़ाई हो जाती है मेरी। अरे इतने पैसों में घर कैसे चलेगा? त्योहार के दिन भी नजदीक आ रहे हैं। कोई बात नहीं माँ जी, हम इतने पैसों में ही मैनेज कर लेंगे। अरे कल्लो बहू, अगर तू इतने पैसों में घर चला सकती है तो बता। कोकिला अपनी बहू को चुनौती दे देती है, लेकिन सोनिया भी कुछ कम नहीं थी। लाइए माँ जी, इस बार मैं बाजार जाती हूँ और मैं अपने हिसाब से घर का सारा सामान ले आती हूँ। पता नहीं क्या रास रचाएगी। और सोनिया अपने हिसाब से ही घर चलाने जितना सामान ले आती है और पैसों की बचत भी कर लेती है। त्योहार भी अच्छे से निकल जाते हैं। देखिए माँ जी, इस बार हमें कोई दिक्कत भी नहीं हुई और सब कुछ कुशल मंगल हो गया। तुम तो बिल्कुल गृहिणी हो।
तुम दिखने में जितनी सुंदर हो उतना ही तुम्हारा दिल भी अच्छा है। कि इतने में ही मोहल्ले की कुछ औरतें और शारदा कोकिला के घर पहुंचते हैं और वो कोकिला से कहती है, अरे कोकिला, ओ कोकिला, कहाँ रह गई कोकिला रानी? अरे क्यों मेरे घर में घुसकर पूरा घर सर पर उठा रखा है? सर पर ना उठाऊं तो क्या करूं? तुमने कारनामे ही ऐसे किए हैं। भला ऐसा क्या कारनामा कर दिया मैंने? तेरे बेटे की शादी हो गई और तूने अभी तक अपनी बहू की मुंह दिखाई भी नहीं करवाई। 1 महीना होने को आ गया। चल अब बहू से मिलवा, मुझे देखना है। अरे पागल, थोड़ी देर पहले आती ना, बहू तो अभी घर में है ही नहीं। अच्छा, कहाँ गई है तेरी बहू? अरे वो तो बाजार गई है। तो रुक, मैं तेरे लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। तेरी बहू क्या हमेशा ही बाजार में रहती है? जब मैं पिछली बार आई थी तब भी तूने यही कहा था कि तेरी बहू बाजार गई है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आज घर का राशन खत्म हो गया है तो बस वही लाने गई है। इतना बोलकर कोकिला अपनी बहू के कमरे में चली जाती है और उसे कमरे से बाहर आने के लिए फिर से मना कर देती है। उसके बाद रसोई में जाकर शारदा के लिए पानी लेकर आती है और शारदा को पानी देते हुए अपने मन में कहती है, अगर इसने मेरी बहू को देख लिया ना तो बहुत मजाक उड़ाएगी मेरा। मुझे इसे जल्दी से भगाना होगा। शारदा पानी का गिलास उठाकर पानी पी ही रही थी कि कोकिला कहती है, अरे शारदा, तुझे अपने घर नहीं जाना क्या? अरे मेरा घर कौन सा दूसरे देश में है, यहीं पास में ही तो है। जब मर्जी तब चली जाऊंगी। अभी तो मैं यहाँ रुककर बहू का इंतजार करूंगी। अरे मैंने तुझे बताया ना, बहू बाजार गई है, उसे समय लगेगा आने में। घर का राशन वगैरह भी तो लाना है ना। पूरे 4 घंटे लगेंगे उसे आने में। बहुत दूर वाले बाजार गई है ना, इसलिए। अरे 4 घंटे क्या, मैं तो 5 घंटे भी इंतजार कर लूंगी, लेकिन आज मैं बहू से तो मिलकर ही जाऊंगी। ठीक है, जैसे तेरी इच्छा, बैठी रह यहाँ। ऐसे ही करते करते 4 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन सोनिया अभी तक नहीं आई थी। इतना इंतजार करने के बाद शारदा कोकिला से कहती है, अच्छा ठीक है कोकिला, इतना समय हो गया, तेरी बहू अभी तक नहीं आई। मेरी बहू का फोन आ गया है, मैं चलती हूँ, लेकिन कल फिर आऊंगी 2-4 औरतों के साथ। कल कहीं अपनी बहू को बाहर मत भेज देना, समझी? हाँ हाँ ठीक है, नहीं भेजूंगी कल कहीं बाहर, आ जाना देखने। ये कहकर कोकिला अपने घर में बोलती है, बहू तुझे दिखेगी तब तो मुँह दिखाई करेगी ना। शारदा के जाने के बाद कोकिला अपनी बहू को आवाज लगाती है, अरे बहू, मेरी काली कमली, बाहर आ जा। जी माँ जी, लेकिन आपने मुझे इतनी देर कमरे में क्यों रखा? अरे कुछ नहीं, पड़ोस की जो वो शारदा है ना, वही आई थी घर पर तुझे देखने के लिए। बोल रही थी अगर तुझे दिखा देती फिर तेरा मजाक उड़ाती, इसलिए तुझे अंदर जाने के लिए बोला था और अब तो मैंने उसे भगा दिया। 4 घंटे से उसका पोपट बना रही थी मैं। माँ जी, ऐसा था तो मिलवा ही देते ना। अरे नहीं नहीं, कल वो फिर से आएगी तो तू कल भी अपने कमरे में ही बैठी रहना। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। ऐसे ही अगले दिन शारदा फिर से 2-3 औरतों को लेकर कोकिला के घर आती है, लेकिन कोकिला फिर से बहाना बना देती है बहू के घर पर ना होने का। लेकिन वो सभी औरतें मिलकर प्लान बनाती है कि हम कोकिला के घर अचानक से चले जाएंगे ताकि वो कोई बहाना ना बना सके और हम उसकी बहू को देख सके। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सारी औरतें कोकिला के घर जाती हैं। वो उसके घर की डोर बेल बजाती है। कोकिला अपने बेटे से बात कर रही थी तो वो अपनी बहू को दरवाजा खोलने के लिए बोलती है, अरे बहू, जरा दरवाजा तो खोलना। कोकिला की बहू दरवाजा खोलती है। कोकिला की बहू को देखकर शारदा कहती है, अरे कोकिला ने नौकरानी रख ली। अरे बहू, कौन है दरवाजे पर? क्या कहा बहू? ये काली कलोटी कोकिला की बहू है? शारदा ये कहकर हंसने लगती है। उसके साथ सारी औरतें भी हंसने लगती है। चलो चलो अंदर चलो, कोकिला से मिलकर आते हैं। वो सभी औरतें अंदर जाती है। शारदा कोकिला से कहती है, क्यों कोकिला, तूने अपनी बहू को इतने दिनों से इसलिए छुपा के रखा था ना ताकि हम तेरा मजाक नहीं उड़ा सके, मगर अफसोस तेरी चाल पट्टी और पोल पट्टी सब खोल दी मैंने। अरे देखो देखो, कोकिला अपनी काली बहू घर लेकर आई है। माफ करना, काली बहू नहीं, साक्षात काली माता लेकर आई है। सिर्फ काली माता ही नहीं, अन्नपूर्णा देवी जैसा अच्छा खाना भी बनाती है, दुर्गा जैसा अपना घर बसाना भी जानती है,
लक्ष्मी की तरह घर में पैसे जोड़ कर रखती है और सरस्वती की तरह पूरा ज्ञान है इसे। देखा, इतनी सारी देवियों का स्वरूप दिखता है मेरी बहू में। एक हफ्ते में ही पूरे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली मेरी बहू ने। मेरी बहू साक्षात देवी माँ का रूप है। मेरी बहू का रंग सांवला है तो क्या हुआ, तुम्हारी बहू तो गोरी है ना, लेकिन तुम कितना खुश हो मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे मुझे तो फक्र है अपनी ऐसे बहू पर। तुम्हारी बहुओं से लाख गुना अच्छी है मेरी बहू। कोकिला की कड़वी और सच्ची बातें सुनकर मोहल्ले की औरतों को अपनी गलती का एहसास होता है। हमें माफ कर दो कोकिला, हमने तुम्हारी बहू का रंग देखकर तुम्हारी बेइज्जती करी। तुम्हारी बहू बहुत गुणी है। इस तरह मोहल्ले की औरतें उसकी बहू को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है और फिर दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।